everyone. In this session, we will discuss about the previous year questions of HPTGT physics exam. Let's discuss these questions in details. So our first question is, from a balloon ascending at a rate of 9.8 मीटर पर सेकेंड. असेंडिंग बोला है मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये स्पीड कितनी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड. A stone is dropped which reaches the ground in 8 seconds. तो एक जो है हमने क्या किया, बैलून से नीचे की तरफ स्टोन ड्रॉप किया, और ये जो स्टोन है ये कितने टाइम में पहुंच रहा है, 8 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच रहा है. हाउ हाई वाज द बैलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड. हमें बताना है कि कितनी हाइट पे था बैलून जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया, यानी कि हाइट निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो ये बैलून है, इससे स्टोन ड्रॉप किया, अब ड्रॉप होके ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जी की वैल्यू क्या आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट बैलून क्या है, वो असेंडिंग एट ए रेट ऑफ, उसकी स्पीड तो ऊपर की तरफ है, तो यू यहाँ पे हम क्या लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, स्टोन नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने जब स्टोन ड्रॉप किया तब हाइट निकालनी है, अब स्टोन तो नीचे की तरफ ही आएगा, तो एक्सलरेशन कितनी आ गई, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो बैलून है ये किस स्पीड से जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड से. टाइम हमें गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस मतलब हाइट, कितनी हाइट पे है वो, ये निकालनी है हमें, u की वैल्यू -9.8, टाइम कितना है 8 सेकेंड, प्लस हाफ a यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर. तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आंसर आता है 235.2 मीटर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो ये जो क्वेश्चन था ये किस कंसेप्ट से पूछा गया है, काइनेमेटिक्स से पूछा गया है. तो इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बुक फॉलो कर सकते हो, बुक बाय ब्रेजनिक, वॉकर एंड हैलिडे. इनकी बुक जो है फिजिक्स की इन कंसेप्ट्स के लिए बहुत अच्छी है, तो आप इन ऑथर्स की बुक को फॉलो कर सकते हो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई टावर. मान लो ये हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, ये टावर है जिसकी हाइट h है. ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, एक बॉडी जो है वो ड्रॉप की है नीचे की तरफ. ठीक है, simultaneously another is projected vertically upward with the speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड from the base. जब हमने ये बॉडी ड्रॉप की तो उसी टाइम पे एक बॉडी हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की जिसकी स्पीड कितनी है 19.6 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड लेटर, 2 सेकेंड बाद क्या हुआ, दे मीट. अब ये नीचे की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है. मान लो इस पोजीशन पे ए पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रही है, मीट कर रही है, मतलब 2 सेकेंड के बाद मीट कर रही है व्हाइल गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट हमें निकालनी है. ठीक है, अब मान लेते हैं ये ए पॉइंट पे जाके दोनों मीट कर रही है, तो इसका ये ग्राउंड से डिस्टेंस हम ले लेते हैं x, और ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा h-x. ठीक है, अब जो बॉडी ड्रॉप की है उसके लिए हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं. बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 आएगी, ये हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं इसकी. ठीक है, और ये नीचे की तरफ जा रही है तो जी की वैल्यू क्या आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है h-x, क्योंकि यहाँ पे ए पॉइंट पे मीट कर रही है ना, तो कितने टाइम बाद 2 सेकेंड बाद. हम इक्वेशन लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. s की वैल्यू क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया h-x, u इज 0 प्लस हाफ, जी की वैल्यू 9.8, टी की वैल्यू 2 स्क्वायर, तो ये एक कैंसिल हो गया. यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, h-x इज इक्वल टू 9.8 इंटू 2 यानी कि 19.6. एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास. अब जो बॉडी हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है, बॉडी प्रोजेक्ट
अपवर्ड, उसके लिए हम देख लेते हैं क्या केस है। वो ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर की तरफ जा रही है बट जी जो है वो नीचे की तरफ लगेगी ना, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गई हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू। और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स टाइम कितना है 2 ही आएगा, क्योंकि 2 सेकेंड बाद ये ए पॉइंट पे पहुंच रही है, दोनों मीट कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन लगा देंगे यही वाले, एस की वैल्यू एक्स, यू की वैल्यू 19.6 इंटू 2 प्लस हाफ -9.8 इंटू 2 स्क्वायर। तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 19.6। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर देंगे, h माइनस 19.6 इज इक्वल टू 19.6। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारे पास 6 और 6 12, 39.2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है ये किस कंसेप्ट से आया गया है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि काइनेमैटिक्स के अंडर ही आते हैं ये सब क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ मोशन हम जहाँ पे पढ़ते हैं। तो इनके लिए जो आप बुक है, इन कंसेप्ट्स को आप किस बुक को फॉलो कर सकते हो पढ़ने के लिए, बाय रेजनिक, वॉकर एंड हैलिडे। इस ऑथर की बुक को आप फॉलो कर सकते हो इन कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when the centripetal acceleration of a revolving body if you speed double the speed। आपने क्या किया, स्पीड को डबल कर दिया एंड हाफ द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हाफ कर दिया। अब सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसी होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है इसका v स्क्वायर अपॉन r। बट यहाँ पे तो देखो हमने चेंजेस किस में किए हैं, एक स्पीड में एक ओमेगा में। हम पहले इस रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ v और ओमेगा लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है हमारे पास। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से r नहीं चाहिए हमें क्योंकि हमें ओमेगा की टर्म में रिलेशन चाहिए, r की वैल्यू क्या आ जाएगी v बाय ओमेगा। यहाँ पे फिल कर देते हैं, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v बाय ओमेगा, एक v कैंसिल हो गया, तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा इंटू वी। अब हम इसमें रिजल्ट फिल कर देते हैं, क्या किया, वेलोसिटी डबल कर दी टाइम्स v, और ओमेगा को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रही है, सेम ही तो मिल रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। So there is no change in the centripetal acceleration. Option A is the correct answer. तो ये जो कंसेप्ट है ये आप कहाँ पे पढ़ सकते हो, रोटेशनल मोशन के अंडर आता है, रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स में। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहाँ पे ही हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए आप जो बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो, बाय विलियम बी, और इस ऑथर की बुक से आप स्टडी कर सकते हो रिजिड बॉडी के कंसेप्ट, क्योंकि रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स इस चैप्टर में इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, इस कंसेप्ट को आप इस बुक से फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone of mass m, it is tied to a string of length l, it is rotated in a circle। मतलब एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्टोन है, टाई कर दिया, इस स्ट्रिंग की लेंथ l ले लेते हैं और मास m है, इट इज रोटेटेड इन ए सर्कल, तो ये सर्कुलर पाथ मूव करेगा ऐसे विद द कांस्टेंट स्पीड v, तो इसकी स्पीड क्या है v। इफ द स्ट्रिंग इज रिलीज स्टोन फ्लाइज, अब स्ट्रिंग अगर छोड़ दे तो स्टोन फ्लाई कैसे करेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा टेंजेंशियली, कि मान लो जिस पॉइंट पे आपने स्ट्रिंग को छोड़ा स्टोन यहाँ पे था, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी तो टेंजेंट के लॉग होगी, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये स्टोन फ्लाई करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के अंडर आता है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप एस.सी. वर्मा की बुक जो है वो फॉलो कर सकते हो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the particle moves in a circle describing the equal angles in equal interval of time, its velocity vector। अब पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है, सर्कल में, वो क्या कह रहे हैं, इक्वल एंगल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं हो रहा,
जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि वो इक्वल एंगल कवर कर रही है इक्वल टाइम में, तो मैग्नीट्यूड स्पीड का सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे देखोगे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे देखोगे इस तरफ, यहाँ पे देखोगे इस तरफ, यहाँ पे देखोगे इस तरफ, यानी कि किसी भी पॉइंट पे देखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है, आप किस कंसेप्ट को पढ़ोगे इसके लिए, दैट इज सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो बाय एच.सी. वर्मा। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tachometer is a device which is used to measure the speed of rotation. Option B is the correct answer. Next question, particle revolve in the circular path, the acceleration of particle is। अब जब कोई भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, ये ओ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा, एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। और जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, इट इज अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर ये एक्ट करती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस कंसेप्ट को आप पढ़ने के लिए सर्कुलर मोशन जो है वो स्टडी कर सकते हो कंसेप्ट, और इसके लिए बुक आप फॉलो कर सकते हो बाय एच.सी. वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle move in a circle with the uniform speed has it has। अब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, यानी कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है। अब हमें पता है इनमें से कांस्टेंट क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं वही तो स्पीड के साथ वेरी कर रही है, ये क्या होती है, स्पीड ही तो होती है। अब अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, as an inclined plane is made slowly horizontal by reducing the value of angle theta with the horizontal। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इसकी इंक्लिनेशन थीटा है। अब हमने इसको क्या कर दिया, प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, इस थीटा की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। जब थीटा कम करते जाएंगे तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल। द कंपोनेंट ऑफ द वेट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ब्लॉक रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो अब हमें वेट का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे कोई मास पड़ा है, ब्लॉक पड़ा है, इसका वेट देख लेते हैं। अब वेट की वजह से जो फोर्स नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, ये एंगल थीटा बनेगा यहाँ पे। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। अब उन्होंने पूछा है कि कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, वेट का। वेट का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या बन रहा है, एम जी साइन थीटा। अब जब हम थीटा को डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है साइन थीटा भी क्या होगी, टर्म डिक्रीज ही होगी। तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। So these concept is asked from, this question is asked from the concept of Newtonian mechanics, kinematics। तो इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज बाय ब्रेज़निक, वॉकर एंड हॉलिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, man is resting in the middle of a pond on perfectly smooth ice, he can get himself to the shore by making use of Newton's
तो इसका ऑप्शन सी आएगा थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से वो जो पर्सन है वो इस स्मूथ आइस प्लेन से क्या हो सकता है, अपने आप को वहां से हटा सकता है और शोर पे जा सकता है। ही कैन गेट हिमसेल्फ टू द शोर, ठीक है। तो बाय यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये कंसेप्ट कहाँ से पूछा गया है, हमारा न्यूटन लॉ से। तो इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, रेजनिक, वॉकर एंड हैलिडे की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस कंसेप्ट से पूछा गया है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि न्यूटन लॉ से पूछा गया है क्वेश्चन। और इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज बाय रेजनिक, हैलिडे एंड वॉकर की बुक है ये, फिजिक्स की। वो बहुत अच्छी है इन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या हेल्प करता है, क्या स्टेटमेंट थी, एफ इजिकल टू एम में मैथमेटिकल, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें किसको मेजर कर सकते हैं, फोर्स को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास बी। तो ये कंसेप्ट कहाँ से यूज किया हमने, न्यूटन लॉस के का कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये। और बुक आप फॉलो कर सकते हो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, बाय रेजनिक, वॉकर और हैलिडे की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इज ऑलवेज डन ऑन ए बॉडी व्हेन। वर्क कब होगा बॉडी पे, जब इट एक्सपीरियंसेस एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी थ्रू द मैकेनिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू द मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसका क्वेश्चन है, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। और इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज बाय वॉकर, रेजनिक, हैलिडे की बुक फॉलो कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। मान लो लाइट बॉडी का मास m है, m1, और हैवी बॉडी है एक हमारे पास, कैपिटल M ले लेते हैं, हैवी बॉडी। दोनों के पास मोमेंटम क्या इक्वल है, यानी कि इसका मोमेंटम भी p है, इसका मोमेंटम भी p है। विच हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है मोमेंटम के साथ, क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन m। अब मोमेंटम दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके साथ वेरी कर रही है, मास के साथ। अब जिसका मास क्या होगा, कम होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी ही ज्यादा होगी। हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है ना किसकी ज्यादा है, तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द लाइट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। आपके पास दो बॉडीज है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है, लाइट बॉडी की भी और हैवी बॉडी की भी। विच हैज अ ग्रेटर मोमेंटम। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है मोमेंटम के साथ, ये होता है p स्क्वायर बाय 2m। p स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को मैं k लिख रही हूँ, तो p क्या आ गया, अंडर रूट 2m a। ये रिलेशन आ गया। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि k फैक्टर सेम है, ये 2 भी कांस्टेंट है, मोमेंटम कैसे वेरी कर रहा है, रूट m के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा होगा, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किसका मोमेंटम जो है वो ज्यादा आएगा। p इज डायरेक्टली वेरी विद द रूट m, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है।
तो ऑप्शन बी जो आएगा, ऑप्शन ए जो आएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन पुशेस ए बॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज। अब मैन ने क्या किया, फोर्स लगाई, बॉल को पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो वर्क डन क्या मिलेगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो, तो नो वर्क एट ऑल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है किस कंसेप्ट से पूछा गया है, वर्क, पावर, एनर्जी, और इसके लिए आप जो बुक है वो फॉलो कर सकते हो, बाय ट्रेजेनिक, वॉकर, हैलिडे, कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two bodies stick together after the collision is said to be perfectly inelastic collision होती है वो हमारी, ऑप्शन ए आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। और ये कंसेप्ट जो है कोलिजन्स का, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, बाय एच.सी. वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body comes running, a boy comes running and sit on a rotating platform। यहाँ पे एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो यहाँ से एक पर्सन है, वो भागता हुआ इस तरफ आया और यहाँ पे मान लो बैठ गया, व्हाट इज कंजर्व्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कि देखो रोटेशनल मोशन जब होता है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग ही नहीं रहा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो होएगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the law of conservation of linear momentum is a consequences of Newton's second law, it is the correct answer। क्योंकि सेकेंड लॉ हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ये स्टेटमेंट भी होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है कि अगर नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो लग रही है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट कहाँ से पढ़ सकते हो आप, न्यूटन्स लॉ के अंडर आता है ये। और इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, दैट इज बाय रेजनिक, हैलिडे, वॉकर की बुक आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball rolls off the edge of a horizontal plane 4.9 मीटर हाई। अगर ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे 4.9 मीटर हाइट पे एक बॉल है जो रोल कर रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे होगा, इस तरफ वो मूव कर रही है। इफ इट स्ट्राइक्स द फ्लोर एट ए 10 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेन, तो ये बॉल जब आएगी, ये ऐसे नीचे स्ट्राइक की ग्राउंड पे, तो वो बोल रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 मीटर। व्हाट वाज द स्पीड एट द इंस्टेंट इट लेफ्ट द प्लेन, तो अगर वो लेफ्ट यहाँ से प्लेन से जब मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड बतानी है कि कितनी हो, ठीक है। अब देखो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है। अब बॉल हाइट से नीचे की तरफ आ रही है, इनिशियल स्पीड इसकी 0 होगी, हाइट कितनी है, 4.9 मीटर, ठीक है। तो हम रिलेशन यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो ए क्या आ जाएगा, यानी कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस क्या है, 4.9, यू इज 0, ये टर्म 0 हो गई, हाफ ए की वैल्यू 9.8 और ये टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4.9, यानी कि 4.9 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 1 सेकेंड, 1 वैल्यू मिल गई हमें। स्पीड निकालनी है हमें। अब देखो ये हमें पता है डिस्टेंस बॉल ने कितना कवर किया है, ये 10 मीटर डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल गिवन है, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज 10,
टाइम इज 1 सेकेंड, तो स्पीड कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। तो ये जो कंसेप्ट है आप काइनेटिक्स के अंडर पढ़ सकते हो, काइनेमेटिक्स के अंदर आता है ये कंसेप्ट, और इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो बाय रेजनिक, हैलिडे, वॉकर की बुक फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गन थ्रोज अ शेल with a muzzle speed of 98 meter per second. When the elevation is 45 degree, range is found to be 900 meter. ठीक है, तो रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, यहाँ पे देखो रेंज जो है उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मच रेंज इज डिक्रीज्ड बाय एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस जब लगेगी तो रेंज कितनी डिक्रीज होगी, हम पहले रेंज निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी है 98, एलिवेशन कितनी है उसकी 45, और जी की वैल्यू 9.8, तो साइन 90 बन गया ये 1, तो ये क्या आ गया 98 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 9.8, ये डेसिमल हटा दिया, एक कैंसिल हो गया, रेंज यहाँ से क्या मिल रही है 980 मीटर, बट फाउंड कितनी की गई 900 मीटर, तो कितना डिक्रीज हुआ रेंज में, दैट इज 980 माइनस 900, इट इज 80 मीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो प्रोजेक्टाइल के अंदर, प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट काइनेमेटिक्स का ही आता है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, वॉकर की बुक फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास होपर कैन जंप अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। अब ग्रास होपर है कोई, वो मैक्सिमम जंप कर सकता है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर गिवन है, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे। इफ इट स्पेंड्स नेग्लिजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड, विद व्हाट स्पीड इट कैन ट्रेवल अलोंग द रोड। तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि मैक्सिमम रेंज दी गई है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी, तो ये 40 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 40 इंटू 10⁻⁻², अगर जी भी 10 ले लें हम, ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये 2 4 बच गया, तो स्पीड की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये कंसेप्ट भी आप काइनेमेटिक्स के अंडर पढ़ सकते हो, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ये, तो इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो बाय वॉकर की बुक आप फॉलो कर सकते हो, रेजनिक, वॉकर एंड हैलिडे, इसकी बुक राइटर की आप फॉलो कर सकते हो। ए ब्लॉक ऑफ मास 20 किलोग्राम, मास हमें कितना गिवन है 20 किलोग्राम, इट गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है फोर्स ऑन द ब्लॉक, फोर्स हम कैसे निकालते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू एम में, F की वैल्यू 20 किलोग्राम और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 40 न्यूटन, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 40 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन जो है ये किससे पूछा गया है, न्यूटन लॉ से, ये कंसेप्ट है हमने यहाँ पे जो लगाया है, तो इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, वॉकर की बुक, रेजनिक, हैलिडे एंड वॉकर, इनकी बुक को फॉलो कर सकते, थैंक यू।